Welcome everyone. So once again I am here with a new topic, integration for physics part 1. So students, इंटीग्रेशन को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. क्लियर? सो इससे पहले मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स पार्ट 1. सो सी व्हाट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है. क्लियर? सो इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन. Integration is used to find the summation under a very large scale. And last one, integration is used to find the area under the given curve. तो वन बाय वन हम ये सारी की सारी डेफिनेशंस प्रूव करने वाले हैं. तो नाउ सी, इफ gt is the derivative of the function ft with respect to t, then d upon dt ft is equal to gt. तो इसको समझिए आप कि क्या लिखा हुआ है ये, कि यहाँ पे फंक्शन कोई ft हमें दिया हुआ है, मींस यहाँ पे कोई हमने टर्म लिखी हुई है और इसकी हमने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा आंसर, gt फंक्शन की लैंग्वेज में. क्लियर? अब देखिए, अब जब हम इस gt फंक्शन की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, फंक्शन ft तक. तो दिस मीन्स इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. क्लियर? फंक्शन ft की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, फंक्शन gt तक. और मेरे को अगर वापिस इस ft फंक्शन तक पहुँचना होगा तो मैं इस gt की कर दूंगा इंटीग्रेशन, और जैसे मैं इस gt की इंटीग्रेशन करूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, function ft. So see, now if we have gt and we have to find ft, then we have to do integration, which is also known as your integral calculus. तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, this is a very very important definition. Integration is an inverse process of differentiation. डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें जो भी आंसर आएगा, ओके, अगर उसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापिस उसी फंक्शन के ऊपर हम पहुंच जाएंगे. क्लियर? सो नाउ सी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रल कैलकुलस के अंडर हम मेनली टू स्टडीज करेंगे. वन इज डेफिनेट इंटीग्रल एंड सेकंड इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रल. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटीग्रेशन. थोड़ा एस की तरह हम इसको लिखेंगे. तो नाउ सी, तो कुछ इस तरह से हम इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ओके, तो नाउ सी, फर्स्ट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल. सो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन एफ टी होगा और विद रिस्पेक्ट टू डी टी कैसे लिखा जाएगा, डी टी. सो इसको हम कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी. और जब इस फंक्शन एफ टी की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जी टी प्लस सी. तो यहाँ पे ये जो सी है इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसका एक अपना ही मेन रोल है यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल में. तो हमेशा याद रखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी उसके साथ क्या लिखा जाएगा या क्या ऐड किया जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, नाउ सी, इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे यहाँ पे नेम से ही क्लियर है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, मीन्स यहाँ पे हमें कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी. क्लियर? एंड डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑल्सो नोन एज योर रीमन integral on the honor of mathematician Bernhard Riemann.
अब इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पे लिमिट्स का। तो देखिए यहाँ पे एफ टी डी टी इंटीग्रल और यहाँ पे एफ टी डी टी इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे और ऊपर मैंने 2 टर्म्स यूज़ की हैं। एक को मैंने नाम दिया है यहाँ पे ए और सेकंड को नाम दिया है मैंने बी। क्लियर। तो इंटीग्रेशन में इस टर्म ए को क्या बोला जाएगा, लोअर लिमिट। ओके। और इस बी को क्या बोला जाएगा, अपर लिमिट। तो यहाँ पे जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन करते हैं, किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक डेफिनेट इंटरवल में हमें वो आंसर मिलता है। और उसका रीजन क्या है, दिस इज द बाउंड, मीन्स दिस इज द लोअर बाउंड एंड दिस इज द अपर बाउंड। So now see students, how integration is very useful to find the area under given curve. Okay, चलिए यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो यहाँ पे, और इस सिचुएशन में हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, मीन्स दैट इज एरिया अंडर द कर्व। इस स्ट्रेट लाइन के नीचे ये जो कर्व है दैट इज एरिया अंडर द गिवन कर्व। तो इस सिचुएशन में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूल अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर यही शेप मेरे पास ट्रेपेजियम की दी हो, रेक्टेंगल की दी हो या स्क्वायर फॉर्म में दी हो, तो उसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज करिए हमारे पास अगर सिचुएशन स्ट्रेट लाइन ना हो के ये कर्व की फॉर्म में हो और हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू ए एंड दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू बी, और इस रीजन का मेरे को एरिया फाइंड आउट करना हो, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स कंसीडर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल अमाउंट में छोटे छोटे स्लाइसिस यहाँ पे कंसीडर कर लूँगा जिनकी विड्थ इक्वली होगी, और उनको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, dx। इसकी विड्थ कितनी होगी, dx। इसकी विड्थ कितनी होगी, dx। इसकी विड्थ कितनी होगी, dx। इसकी हाइट को मैं बोल देता हूँ h1, इसकी हाइट को बोल देंगे h2, इसकी हाइट को बोल देंगे h3। क्लियर। तो देखिए आपको ये रेक्टेंगल की शेप के सारे ये स्लाइसिस नज़र आ रहे होंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम n नंबर ऑफ सच रेक्टेंगुलर स्लाइसिस कंसीडर कर लेंगे, और इन सभी रेक्टेंगल्स का क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एरिया इन दिस केस, इज इक्वल टू हाइट h1 एज लेंथ, और इसकी विड्थ कितनी है, dx। सो h1 dx प्लस सेकेंड की कितनी रहेगी, h2 dx प्लस सोन अप टू, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर स्लाइसिस n फॉर्म में हो तो कैसे लिखेंगे हम, hn dx। और इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा I फ्रॉम 1 to n hi dx, मीन्स i जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, h1 dx। सो h1 dx, दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। जब 2 पुट करेंगे i इज इक्वल टू 1 2, सो i इज इक्वल टू 2 h2 इंटू dx, दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। तो ऐसे करते करते हम इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम इस केस में हमें तब फेस करनी पड़ती है अगर इस पूरे सिस्टम को आप मैग्नीफाइंग करके कंसीडर करें। अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ पे देखिए, इस फेस को मैं यहाँ पे अगर मैग्नीफाइंग व्यू में देखूंगा तो सी व्हाट विल हैपन,
सो सी हियर, तो ये वाला रीजन मेरे को मैग्नीफाइंग व्यू में कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे तो आपको ये रेक्टेंगल की शेप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ओके, तो इस सिचुएशन में देखिए ये तो हमारे पास रेक्टेंगल बन चुका है, तो इस रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो रीजन बन चुका है ये क्या है हमारे पास, कर्व शेप का, ठीक है। तो ये वाला जो हमें प्लेस नज़र आ रहा है इसका यहाँ पे एरिया फाइंड आउट हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो हमें इस डायग्राम में लग रहा है कि ये हमारे पास पूरा रेक्टेंगल शेप का ये बन चुका है एरिया, लेकिन जब इसको आप पूरा मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे तो रेक्टेंगल नज़र आ जाएगी, लेकिन ये पूरा ऊपर वाला जो एरिया है, शेडेड एरिया है, ये हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। तो मीन्स इस मेथड से जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, एरर, ओके। और इस एरर को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इंटीग्रेशन का। और अब इस केस में हम इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इस पूरे रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। दैट इज हियर x is equal to a to x is equal to b and h is height and dx is the width. So h dx, तो इस तरह से हम इस गिवन कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द हाउ इंटीग्रेशन इज यूजफुल टू फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन की उसको हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बोल सकते हैं। और अब हम कुछ एक बेसिक फॉर्मूले करेंगे जो फिजिक्स में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या रहेगा, t⁴n dt। सो इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t⁴n विद रिस्पेक्ट टू t। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, t⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c फॉर n डज नॉट इक्वल टू -1, ओके। एंड वेयर c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम n की वैल्यू -1 पुट नहीं करेंगे। सी हियर, अगर हम यहाँ पे t इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, t⁻⁻1+1 अपॉन -1+1 प्लस c। सो इज इक्वल टू -1+1 0 and -1+1 is 0 plus c is equal to something raised to power 0 is 1 upon 0 plus c, and what is 1 upon 0, that is infinity. So that's why this formula is applicable for n does not equal to -1. And now the second formula is इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहां पे dt का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t इज t प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और थर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, कांस्टेंट इनटू dt। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। सो कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो लेट्स स्टूडेंट सी व्हाई द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज एडेड इन द इंटीग्रेशन। Clear? So let's do some of the example. If
y इज इक्वल टू 2t। सेकेंड वन हम कंसीडर करते हैं, इफ y इज इक्वल टू 2t प्लस 5 एंड थर्ड वन y इज इक्वल टू 2t प्लस 10। अब हम टर्म बाय टर्म इन फंक्शंस की क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। सो सी हियर dy अपॉन dt is equal to d upon dt, and what is y here, 2t. So what is the differentiation of 2t with respect to t? कैसे करेंगे, 2 is constant taken outside, and what is the differentiation of t with respect to t, 1, and what is the final answer, 2. Okay, so what is the differentiation of 2t is 2. Now let's see, dy upon dt is equal to d upon dt 2t plus 5. So see here 2t plus 5 की differentiation क्या होगी, 5 is constant, differentiation is 0, and what is the differentiation of 2t is again 2. Clear? Now third one, dy upon dt is equal to d upon dt 2t plus 10 is equal to, again what is the differentiation of 10, constant, तो constant की differentiation क्या रहेगी यहाँ पे, 0, and again what is the differentiation of 2t is 2. So see यहाँ पे देखेंगे आप 2t की differentiation 2, 2t plus 5 की डिफरेंशिएशन 2, एंड 2t plus 10 की डिफरेंशिएशन भी 2 आ रही है। लेकिन जब हम अब 2 की इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर, तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारे पास। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, क्लियर, इज इक्वल टू 2 is constant taken outside from the integration, and dt is equal to 2. Okay, and what is the integration of dt is t, clear. So here integration of 2 dt is 2t, okay, plus c, clear. तो अब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करते तो हमें इस प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करना पड़ना था, क्लियर। तो जब हम 2t प्लस सी करेंगे ऐड, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कौन सा होगा। तो c या तो 2t प्लस 10 होगा, या c 2t प्लस 5 होगा, ओके, एंड इफ c इज नथिंग देन देयर इज 2t इज देयर। तो इस रीजन की वजह से हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में c ऐड करना पड़ता है। सो लेट्स डू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 t रेज़ टू पावर 10 प्लस रूट 5 अपॉन 2। So see, root 2 is constant taken outside. So root 2 t raised to power 10 dt plus root 5 upon 2 integration of dt, clear. So is equal to root 2, what is the integration of t raised to power 10? See here, t raised to power n, t raised to power n plus 1 upon n plus 1. So t raised to power 10 plus 1 upon 10 plus 1 plus root 5 upon 2, and what is the integration of dt is t plus c. C is here constant of integration. So is equal to root 2 t raised to power 11 upon 11 plus
√5t upon 2 plus c. Clear? Let's do some more example. Integration of t raised to 5 upon √2 plus 3t. Okay, so see, 1 upon √2 is constant, t raised to power 5 dt plus 3 here constant taken outside and t dt. Okay, so 1 upon √2 t raised to power n dt. Okay, so t raised to power n plus 1 upon n plus 1. Clear? So 5 plus 1 upon 5 plus 1. So t raised to power 6 upon 6 plus 3. And what is the integration of t dt? What is the power of t here? 1. So 1 plus 1 upon 1 plus 1. T raised to power 2 upon 2 plus c. So what is the final answer? T raised to power 6 upon 6 √2 plus 3 upon 2 t square plus c. क्लियर? अब आपको मैं इंटीग्रेशन का वो मेथड बताऊंगा जिसमें हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं, और यही इंटीग्रेशन हमारी फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है. ओके, तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं. सो t स्क्वायर dt 2 to 3. ओके, तो पिछले क्वेश्चन जो हमने किए उसमें हमने ये लिमिट यूज नहीं की. ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में इस 2 को हम क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट, और इस 3 को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट. तो नाउ सी, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर? t raised to power n plus 1 upon n plus 1. So t 2 plus 1 upon 2 plus 1 2 to 3. और इस इंटीग्रेशन में हमें बॉन्डिंग कंडीशन है 2 to 3, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं. तो इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे. क्लियर? सो 2 plus 1 3. So t cube upon 3 2 to 3. So 1 upon 3. Now see, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे आपके पास टर्म है 3. इस 3 को आप यहाँ पे t में रिप्लेस करेंगे, मीन्स अपर लिमिट. सो 3 क्यूब माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 2 क्यूब. क्लियर? तो यहाँ फिर से देखिए कि हमने ये लिमिट्स जो हैं वो कैसे अप्लाई करनी है. 1/3 को हमने बाहर कर दिया, तो t की प्लेस में हमने यहाँ पे 3 पुट करना है, मीन्स अपर लिमिट. सो 3 क्यूब. ओके, माइनस माइनस आपने खुद से यहाँ पे लगाना है. सो माइनस लोअर लिमिट 2 क्यूब. क्लियर? सो 1/3 एंड व्हाट इज आंसर? 27 माइनस 8. ओके, और इसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं. सो नाउ सी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो फिजिक्स में हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे. ओके, सो नाउ सी, हियर x रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, v रिप्रेजेंट हियर वेलोसिटी, एंड a is here acceleration. Okay, similarly a is acceleration, b is velocity and x is displacement. तो now see, जब हम डिस्प्लेसमेंट x को डिफरेंशिएट करेंगे, so we get the velocity. Okay, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, we get the acceleration. Okay,
And according to the definition of integration, integration is the inverse of differentiation. तो now see, जब हम acceleration को इंटीग्रेट करेंगे we get the velocity, और जब हम velocity को इंटीग्रेट करेंगे we get the displacement. Now see how it is possible. So first term is displacement x, okay, and in physics you know that what is velocity? The time rate of change of displacement per unit time. तो velocity को हम कैसे लिख सकते हैं? v is equal to dx upon dt. ओके, तो देखिए यहाँ पे x is displacement. ओके, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट द वेलोसिटी. सो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. सो सी हियर, डिस्प्लेसमेंट को जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट द वेलोसिटी. क्लियर? सो मीन्स वेलोसिटी इज द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ displacement. Okay, always remember velocity is the first differential of displacement. Now see next, what is the definition of acceleration mathematically? Acceleration is the rate of change of velocity. Okay, so here velocity, acceleration. तो देखिए जब हमने velocity को with respect to time differentiate किया, we get the acceleration. Means acceleration is the first differential of velocity. Clear? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया वी गेट द वेलोसिटी, और जब हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया वी गेट द एक्सेलरेशन. क्लियर? सो नाउ सी हियर वन मोर थिंग, a is equal to d upon dt. What is the value of velocity here? dx upon dt. ओके, सो इसको कैसे लिख पाएंगे? d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द नोटेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशियल. तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करिएगा, इसको आपने d स्क्वायर t स्क्वायर नहीं लिखना है. ओके, दिस इज द नोटेशन ऑफ differentiation. Means acceleration is the second differential of displacement. Means जब हम displacement को 2 times differentiate करेंगे we get the acceleration. तो ये फॉर्मूले आप लर्न करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे फिजिक्स में. फिर से देखिए, velocity is equal to dx upon dt, acceleration is equal to dv upon dt, and acceleration is equal to d square x upon dt square. Clear? So this is the proof of this statement. Clear? Now see, अब हम क्या करने जा रहे हैं? इनवर्स पार्ट. चलेंगे हम एक्सेलरेशन से, कहाँ पे पहुंचेंगे? डिस्प्लेसमेंट में. ओके, तो नाउ सी, a is equal to dv upon dt. ओके, acceleration is rate of change of velocity. Okay, so what is the value of dv here? A dt. Clear? Now integrate both sides of this equation. So dv is equal to, if a is constant, I am taking a constant. Okay, so what is the इंटीग्रेशन ऑफ dv? यहाँ पे देखिए 1 है, और अगर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v बोली जाए तो क्या आंसर आएगा इसका? v. क्लियर? सो इज इक्वल टू a, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? t. ओके, सो सी हियर व्हाट वी गेट द वेलोसिटी. कहाँ से चले थे हम? एक्सेलरेशन से. कहाँ पे पहुँच गए हम? वेलोसिटी पे. और साथ में आप यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं. क्लियर? सी वंस अगेन, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. सो dv
ए डी टी। यहाँ पे हमने एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कंसीडर किया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज बी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जेड। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स। ओके, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज बी इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। कहाँ से चले थे हम? एक्सेलेरेशन से। कहाँ पहुँच गए? वेलोसिटी में। सो सी एक्सेलेरेशन टू वेलोसिटी बाय इंटीग्रेटिंग। ओके, नाउ सी वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट। सो v is equal to dx upon dt. Velocity is the time rate of change of displacement. So dx is equal to v dt. Clear? Now integrating both sides of this equation. So dx is equal to v dt. Okay, here I am considering v is constant. Okay, so what is the integration of dx? X. V. What is the integration of dt? T plus constant of integration. And what is here? See here, displacement. तो कहाँ से चले थे हम? वेलोसिटी से कहाँ पहुँच गए? डिस्प्लेसमेंट में. So see, there is a proof integration is the inverse of differentiation. So see once again, जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे we get the velocity. जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे we get the acceleration. और इन द इनवर्स प्रोसेस जब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे we get the velocity. ओके, और जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे we get the displacement. ओके, थैंक यू.